हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस संजय। आपका स्वागत है इस सीरीज़ के पार्ट 8 में। इस सीरीज़ में हम वाइगॉट्स्की के सोशियो कल्चरल थियरी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के संबंधित 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि CTET पेपर 1 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। हर एक पार्ट में हम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लगभग 2 मिनट का टाइम लगेगा। और अगर आपने ये सीरीज़ को कहीं बीच में से देखना शुरू किया है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसे पार्ट 1 से देखें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने ये सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनका कुछ ब्रीफ और सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इस सीरीज़ के 2 वर्जन्स हैं। जो आप देख रहे हैं ये हिंदी वर्जन है। अगर आपको इंग्लिश में आंसर्स और एक्सप्लेनेशन सुनना है तो हमारे चैनल में इसी सीरीज़ का एक इंग्लिश वर्जन भी है जो आप देख सकते हैं। वाइगॉट्स्की की थियरी के संबंधित क्वेश्चंस आपके CTET पेपर 1 के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर्स में 30 में से 12 क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो वाइगॉट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके। और बहुत सारे NEP क्वेश्चंस भी वाइगॉट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट्स से संबंधित होते हैं। तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम थियरी या फिर वाइगॉट्स्की की थियरी को यूज़ करके NEP के क्वेश्चंस को भी हम बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द अमाउंट एंड द टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू अ चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अगर आप एक बच्चे को स्कैफोल्डिंग दे रहे हो तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करते हो कि उसे किस टाइप का स्कैफोल्डिंग चाहिए और कितना स्कैफोल्डिंग चाहिए। अब पहले तो ये स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग वो सपोर्ट या फिर हेल्प होता है जो आप एक बच्चे को दे रहे हो जब वो बच्चा कुछ सीख रहा है, राइट। जैसे कि एक बच्चा जो है वो पहले 3 पहिए वाला ट्राइसिकल चलाना सीखता है, तो उसमें वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुका होता है, तो उसमें वहाँ पे किसी को मदद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अभी भी 2 पहिए का साइकिल चलाना सीख रहा है, राइट, तो वहाँ पे उसको वो एक्टिविटी करने में, वो 2 पहिए वाले साइकिल चलाने में उसको कुछ हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो वो हेल्प एंड सपोर्ट को हम स्कैफोल्डिंग बुला सकते हैं। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि उसे कितना स्कैफोल्डिंग चाहिए, किस टाइप का स्कैफोल्डिंग चाहिए। अब अगर बच्चा ऑलरेडी बहुत दिनों से 2 व्हील साइकिल चला रहा है तो उसे बहुत ही कम सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत हद तक 2 पहिए वाला साइकिल चलाना सीख चुका है, तो उसे बहुत ही कम सपोर्ट की ज़रूरत होगी। अगर अभी सीखने के पहले लेवल या फिर पहले स्टेज में ही है तो उसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो बच्चे का जो करंट लेवल ऑफ लर्निंग या करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि उसे कितना स्कैफोल्डिंग चाहिए और किस टाइप का स्कैफोल्डिंग चाहिए। यानी कि अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो तीसरा ऑप्शन बोल रहा है लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, यानी कि बच्चे का करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है उसे देख के हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह का और कितना स्कैफोल्डिंग चाहिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को किसने प्रपोज किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लेव वाइगॉट्स्की के थियरी में आता है, तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड टू हु अमंग द फॉलोइंग। यानी ये इनमें से किसने प्रपोज किया कि बच्चों को जो सिखाया जाता है, जो नॉलेज और स्किल्स दिए जाते हैं, वो कल्चरली रिलेवेंट होने चाहिए। अब ये कल्चरली रिलेवेंट क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हम क्लासरूम में फूड के बारे में बात कर रहे हैं और मैं बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ कि टैकोस और टॉर्टिलास बहुत अच्छे फूड होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को शायद समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि टैकोस और टॉर्टिलास जो है वो मैक्सिकन फूड आइटम होते हैं और बहुत सारे बच्चे शायद इनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। अगर मैं इंडियन बच्चों को फूड के बारे में सिखाना चाहता हूँ तो अगर मैं इंडियन एग्जाम्पल्स देता हूँ जो हमारे कल्चर से रिलेवेंट है, जैसे कि अगर मैं रोटी, चपाती, डोसा या इडली की बात करता हूँ तो बच्चे एक्चुअली समझ पाते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आइटम है ये कल्चरली रिलेवेंट है। तो इनमें से किसने बोला कि जो भी बच्चों को सिखाया जाता है वो कल्चरली रिलेवेंट होना चाहिए। अब कल्चर ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसे देखते ही आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे लेव वाइगॉट्स्की की बात हो रही है, क्योंकि लेव वाइगॉट्स्की की थियरी में सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स और लैंग्वेज, ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज में। तो ये कल्चर जो है वो वर्ड है जो आपको एक क्लू दे रहा है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर लेव वाइगॉट्स्की है। द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू डू व्हाट, यानी असेसमेंट का मेन पर्पस क्या होता है।
क्या ये बच्चों को डराने के लिए होता है ताकि वो एग्ज़ाम सुनते ही डर जाए? नहीं। तो इंड्यूस फियर ऑफ फेलियर, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, शेम द चाइल्ड, यानी कि क्या ये बच्चों को शर्मिंदा करने के लिए होता है? अगर उन्होंने एग्ज़ाम में ठीक से परफॉर्मेंस नहीं किया, क्या उनको शर्मिंदा करते हैं सबके सामने? क्या ये पर्पज़ होता है असेसमेंट का? नहीं, तो इसे भी हटा देंगे। नेक्स्ट, कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स विच ईच अदर। अब असेसमेंट में जो आउटकम निकलता है उसके बेसिस पे हम शायद रैंक लिस्ट बना सकते हैं और बच्चे को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कंपैरिजन करना असेसमेंट का मेन पर्पज़ नहीं होता क्लासरूम में, तो ये भी हम हटा देंगे। लास्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है कि फिगर आउट वेज टू सपोर्ट द लर्नर्स इन द लर्निंग प्रोसेस। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि असेसमेंट से टीचर को पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, उनको कैसे सिखाना है, क्या वो समझ पा रहे हैं क्लास में ठीक से, और जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें क्या चेंजेस करने हैं। तो असेसमेंट से टीचर को पता चलता है कि बच्चों को किस तरह का सपोर्ट चाहिए सीखने में, इन लर्निंग प्रोसेस में। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो ये वाइगॉट्स्की के थियरी से कैसे ये कनेक्टेड है? वेल, अगर हम देखते हैं तो वाइगॉट्स्की के थियरी में एक कॉन्सेप्ट आता है स्कैफोल्डिंग, और स्कैफोल्डिंग जो है वो होता है कि अगर हम बच्चों को कुछ सपोर्ट दे रहे हैं, जब वो कुछ सीख रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, तो वो सपोर्ट को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो टीचर को कैसे पता चलता है कि कितना स्कैफोल्डिंग देना है, किस तरह का स्कैफोल्डिंग देना है? वो असेसमेंट के बाद ही तो पता चलता है, क्योंकि जब वो असेस करते हैं बच्चों को तो जो गैप्स है उनके अंडरस्टैंडिंग में, नॉलेज में, तो वो टीचर को पता चल जाता है। तो किस तरह का सपोर्ट चाहिए, कितना सपोर्ट चाहिए, वो असेसमेंट के बेसिस पे टीचर डिसाइड कर सकता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। एक टीचर नोटिस करता है कि पुष्पा, जो कि उसके क्लास में है, वो अपने आप खुद से एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती, लेकिन कोई अडल्ट या फिर कोई भी पीयर, यानी कि उसके जो क्लासमेट है, वो अगर उसे कुछ गाइडेंस देते हैं तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है। तो इस तरह के गाइडेंस को क्या बुलाया जाता है? अब वाइगॉट्स्की के थ्योरी के अनुसार अगर बच्चा कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है लेकिन कुछ मदद और हेल्प के साथ, तो जो मदद, जो हेल्प या फिर सपोर्ट या फिर गाइडेंस जो उस बच्चे को मिल रहा है, उसे हम स्कैफोल्डिंग बुलाते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे स्कैफोल्डिंग। और जो टास्क्स है जो बच्चा कर सकता है किसी और के मदद के साथ, वो सारे टास्क, वो सारे एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चे के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आते हैं। यहाँ पे हम गाइडेंस और सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वो गाइडेंस और सपोर्ट को हम स्कैफोल्डिंग बुलाते हैं। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को रेफर कर रहा है? अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? वाइगॉट्स्की के थ्योरी के अनुसार कुछ एक्टिविटीज़ या फिर कुछ टास्क होते हैं जो बच्चे इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ और टास्क ऐसे होते हैं जो बच्चे कर सकते हैं लेकिन उनको कुछ सपोर्ट, हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत होती है। यानी कि उनको ऑलरेडी जो बेसिक स्किल्स चाहिए, जो बेसिक नॉलेज चाहिए उस टास्क या एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, वो ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन उनको अभी भी थोड़ा हेल्प, सपोर्ट या गाइडेंस चाहिए ताकि वो उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके। वो जो हम हेल्प, सपोर्ट या गाइडेंस दे रहे हैं उसे हम स्कैफोल्डिंग बुलाते हैं। तो यहाँ पे जब हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन 2 बोल रहा है कि ए कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क, यानी कि वो उस टास्क या एक्टिविटी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन उनको अभी भी एक करेक्ट लेवल ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग, Which of the following is suggested by Lev Vygotsky in his theory of social constructivism? यानी लेव वाइगॉट्स्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी में इनमें से कौन से फैक्टर को इम्पोर्टेंस दिया गया है? अब जब हम लेव वाइगॉट्स्की की थियरी की बात कर रहे हैं तो कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं जैसे सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज, पीयर कोलैबोरेशन, एक्टिव। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये करेक्ट आंसर है। और कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि पैसिव। वो जब अगर एक ऑप्शन में आप पैसिव देखते हो तो इमीडिएटली आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि लेव वाइगॉट्स्की का थियरी जो है वो एक्टिव लर्निंग पे विश्वास करता है, पैसिव एक्टिविटीज़ या फिर पैसिव लर्निंग पे नहीं। तो जब हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला बोल रहा है पीयर कोलैबोरेशन, जो कि एक कीवर्ड है लेव वाइगॉट्स्की के थियरी में, और पीयर कोलैबोरेशन जो है वो एक सोशल फैक्टर है। तो करेक्ट आंसर ये हो सकता है। नेक्स्ट वाला कल्चरल टूल्स की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर ये भी हो सकता है। तो हम
लास्ट टू जो ऑप्शन है रोट मेमोराइजेशन, यानी ये सिर्फ मेमोराइज करना है फिर रट्टा मारना, उसे निकाल देते हैं डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड, यानी जो अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्टेड नहीं है, तो उस तरह का करिकुलम। तो ये दोनों ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो पहला जो ऑप्शन है वो पीयर कोलैबोरेशन यानी सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। दूसरा जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि नॉन इंटरफियरेंस ऑफ कल्चरल टूल्स, यानी कल्चरल टूल्स को ये लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो ये तो वाइगॉट्स्की के थियरी के ऑपोजिट है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन 1 जो है पीयर कोलैबोरेशन, दैट इज सोशल इंटरेक्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। टू स्कैफोल्ड स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ए टीचर शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अगर बच्चों को स्कैफोल्ड करना है, सपोर्ट करना है उनके लर्निंग प्रोसेस में, तो टीचर को क्या करना चाहिए। जबकि एक बच्चे जो है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कन्फ्यूज स्टूडेंट्स बाय हाईलाइटिंग एक्स्ट्रानेरियस इन्फॉर्मेशन, यानी उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यूजलेस इन्फॉर्मेशन देके उनको कन्फ्यूज करो। तो ये तो कोई सपोर्ट या गाइडेंस तो नहीं होता, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, डायरेक्टली टेल द आंसर टू स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू कॉपी इट। अगर आप बच्चों को डायरेक्टली आंसर दे रहे हो तो ये कोई हेल्प एंड सपोर्ट नहीं होता, आप उनको सिर्फ आंसर बता रहे हो। तो आप बच्चों को ये सपोर्ट नहीं दे रहे हो कि वो खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो डायरेक्टली टेलिंग द आंसर जो है वो स्कैफोल्डिंग नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है गिव क्यूज दैट एक्टिविटीज द रिलेवेंट स्कीमास। अब क्यूज जो है यानी हिंट्स, अगर आप बच्चों को कुछ क्यूज दे रहे हो, हिंट्स दे रहे हो ताकि वो प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सके, तो वो स्कैफोल्डिंग का एक हिस्सा होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लास्ट वाला बोल रहा है स्प्लिट द इंफॉर्मेशन इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। अगर आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लेकिन जो बिट्स ऑफ पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो तो वो डिस्कनेक्टेड है, यानी वो एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्शन उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चे नेचुरली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर गिव क्लूज दैट एक्टिवेट्स द रिलेवेंट स्कीमास है। वाइगॉट्स्की ने इनमें से कौन से फैक्टर को एम्फसाइज किया था कि वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लर्निंग प्रोसेस में। अब जब हम वाइगॉट्स्की की बात कर रहे हैं तो वाइगॉट्स्की के थ्योरी के अनुसार सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स और लैंग्वेज, ये तीनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लर्निंग और डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में। तो ऑप्शन 3 सोशल फैक्टर्स की बात कर रहा है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। वाइगॉट्स्की मॉरल फैक्टर्स के बारे में बात नहीं करते, फिजिकल फैक्टर्स के बारे में नहीं, और हेरिडिटरी फैक्टर्स के बारे में बात नहीं करते। वाइगॉट्स्की's थियरी इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी वाइगॉट्स्की का थियरी जो है वो इनमें से कौन से स्टेटमेंट से एसोसिएटेड है, या फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वाइगॉट्स्की के थियरी को सपोर्ट करता है। अब पहला स्टेटमेंट है चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग लेसर IQ देन हिज और हर ओन। यानी कि अगर हम बच्चे को एक ऐसे ग्रुप में डालते हैं जहाँ पे बाकी जो बच्चे हैं वो इस बच्चे से कम समझदार है, कम इंटेलिजेंस है, उनका कम IQ है, तो ये बच्चा जो है तो उन बच्चों से क्या सीख पाता है। तो क्योंकि सारे बाकी जो बच्चे हैं वो इस बच्चे से ऑलरेडी कम जानते हैं, तो बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाएगा या फिर कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो बच्चे हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट में सीख पाते हैं जहाँ पे एक मिक्स्ड ग्रुप होता है। कुछ बच्चे जो है वो इस बच्चे से ज़्यादा स्मार्ट है, फिर ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ज़्यादा जानते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो इस बच्चे से कम इंटेलिजेंस है, फिर कम जानकारी रखते हैं। तो बच्चा कुछ बच्चों से कुछ सीख पाता है और कुछ बच्चों को कुछ सिखा पाता है। तो ऐसे मिक्स्ड ग्रुप होना चाहिए। अगर सारे बच्चे इस चाइल्ड से लेस IQ है तो उस ग्रुप में ये कुछ भी नहीं सीख पाएगा, तो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये जो कोलैबोरेशन है वो वाइगॉट्स्की के थ्योरी के S से कनेक्टेड है, क्योंकि SCL जो कि सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स जो कि वाइगॉट्स्की बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये जो कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सोशल इंटरेक्शन का एक पार्ट है, पीयर लर्निंग का एक पार्ट है। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स टू ईच स्टूडेंट। वाइगॉट्स्की की थ्योरी में पीयर इंटरेक्शन और ग्रुप लर्निंग और ग्रुप एक्टिविटीज़ को बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो ये इंडिविजुअल असाइनमेंट्स जो है वो वाइगॉट्स्की के थ्योरी के अनुसार ठीक नहीं है। और लास्ट वाला है आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट ए चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब वाइगॉट्स्की का जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग थियरी है वो ये बोलता है कि
बच्चा जब इनिशियल एक्सप्लेनेशन, अगर जिसको बेसिक नॉलेज आपने बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दिया है, उसके बाद उसको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, थोड़ा स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत होती है, ताकि वो उस टास्क या एक्टिविटी को सीख पाए। तो अगर आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि एक्सप्लेनेशन के बाद बच्चे को डू नॉट सपोर्ट, यानी कुछ सपोर्ट ही मत दो, तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि ये स्कैफोल्डिंग थियरी के अगेंस्ट है। तो ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग, वो करेक्ट आंसर है। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है? अब एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में। उनको एक्टिवली कोलैबोरेट करना चाहिए, उनको एक्टिवली इंटरेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोल रहा है बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर पैसिव। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जब हम वाइगॉट्स्की की थ्योरी की बात कर रहे हैं या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो आप इस पैसिव कीवर्ड को नोटिस कीजिएगा, और जो भी ऑप्शन में पैसिव है उसे हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में या फिर वाइगॉट्स्की के थ्योरी के अनुसार पैसिव लर्निंग एक अच्छा लर्निंग नहीं होता। तो लर्निंग हमेशा एक्टिव होता है, तो टीचिंग और लर्निंग जो है वो एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोल रहा है बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर पैसिव। तो पैसिव ये नेगेटिव कीवर्ड है, तो हम इस ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर एक्टिव बट टीचर्स आर पैसिव। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में जैसे मैंने बताया, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को एक्टिव होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आर एक्टिव बट टीचर्स आर पैसिव, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट वाला, टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट्स आर पैसिव, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्हेन ए टीचर एडजस्ट द सपोर्ट ऑफर टू अ चाइल्ड टू फिट द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी एक टीचर जो है वो बच्चे के करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसके हिसाब से जो सपोर्ट उसको देना है उसे एडजस्ट कर रही है, और उस बच्चे को हेल्प कर रही है कि वो अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को रीच करे। तो ये टीचर यहाँ पे क्या कर रही है? तो यहाँ पे जो है आपको ऑलरेडी बहुत सारे कीवर्ड्स और बहुत सारे फ्रेजेस ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो कि आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी की बात हो रही है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सपोर्ट। तो यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है कि जो टीचर ये काम कर रही है, जो बच्चे को जो सपोर्ट दिया जा रहा है उसको एडजस्ट कर रही है, राइट? तो टीचर यहाँ पे क्या कर रही है? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो सपोर्ट दिया जाता है उसे हम स्कैफोल्डिंग बुलाते हैं। तो सारे ऑप्शंस को अगर स्कैन करते हैं तो तीसरा ऑप्शन बोल रहा है स्कैफोल्डिंग द चाइल्ड, यानी बच्चे को सपोर्ट दे रही है टीचर। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्हेन ए टीचर सपोर्ट्स अ चाइल्ड इन पुटिंग टुगेदर ए जिगसॉ पजल, यानी जब एक टीचर एक बच्चे को मदद कर रही है एक पजल सॉल्व करने के लिए, वो कुछ हिंट्स दे रही है, कुछ क्यूज दे रही है, तो यहाँ पे टीचर जो है वो किस तरह का कंस्ट्रक्ट या फिर किस तरह का प्रोसेस यूज़ कर रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो हमें ऑलरेडी बता रहे हैं कि यहाँ पे हम वाइगॉट्स्की की थ्योरी की बात कर रहे हैं, जैसे कि सपोर्टिंग द चाइल्ड, गिविंग हिंट्स एंड क्लूज। तो यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चे को सपोर्ट दे रही है, हेल्प दे रही है, ताकि वो बच्चा खुद पजल को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे इस सपोर्ट को हम स्कैफोल्डिंग बुलाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्कैफोल्डिंग। व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द असिस्टेंस they provide to facilitate progression of a child from current level of performance to potential level of performance, it is called which of the following। यानी जब adults बड़े जो हैं वो जब जो असिस्टेंस दे रहे हैं बच्चों को, राइट, वो जब असिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं बच्चे को हेल्प करने के लिए उसके करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से उसके पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो उसका नेक्स्ट लेवल है उसको रीच करने में, तो ये असिस्टेंस, एडजस्टमेंट ऑफ असिस्टेंस को क्या बुलाया जाता है? तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे हम लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी की बात कर रहे हैं, और जो पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है जो कि करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से आगे है, तो ये पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। और जो बड़े जो है जो एडजस्ट कर रहे हैं असिस्टेंस को, ये सपोर्ट या हेल्प को, तो ये असिस्टेंस, हेल्प या सपोर्ट जो है वो स्कैफोल्डिंग है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पार्टिसिपेटरी लर्निंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात नहीं हो रही है, और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें ये पूछ रहे हैं कि ये एडजस्टमेंट ऑफ असिस्टेंस या फिर एडजस्टमेंट ऑफ सपोर्ट को क्या बुलाया जाता है, तो वो स्कैफोल्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्हेन अडल्ट्स
adjust the assistance they provide to facilitate the progression of the child from the current level of performance to the potential level of performance, it is called which of the following. तो ये क्वेश्चन हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम वाइगॉट्स्की की थ्योरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो कि उसके करंट लेवल से आगे है, और जो हम बच्चे को सपोर्ट देते हैं, हेल्प करते हैं ताकि वो अपने करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से अपने पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुँचे, वो जो हेल्प और सपोर्ट और असिस्टेंस होता है वो हम स्कैफोल्डिंग बुलाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात नहीं हो रही है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग की बात नहीं हो रही है, और ये जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो बच्चे का पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्कैफोल्डिंग, क्योंकि हमें पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ये असिस्टेंस को क्या बुलाया जाता है। और इसी के साथ हमने इस पार्ट के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस, कमेंट्स या फिर फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और बाकी आपको मालूम है क्या करना है, तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले इस सीरीज़ के अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।